नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फिर से रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर। एक बार मैं पहले ही इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ और फिर से मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग करते हैं आज रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था। What is the origin point of Russia and Ukraine conflict? So we will talk about this today. So रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ओरिजिन होता है 1991 से। लेकिन अगर हम उसके भी पहले के कुछ बिंदुओं की बात करें तो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ दैट? सो द बिगिनिंग ऑफ दिस इज 1917। 1917 कब हुआ? ये 1917 का मतलब क्या है आज के 2022 में? सो गाइस, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, रशियन रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, उसमें यूएसएसआर बना, फिर कई सारे राष्ट्र आए, उसमें फिर यूक्रेन भी शामिल हो गया 1922 के आसपास, 22-23 में। सो इस सब पूरे घटनाक्रम के बाद फिर यूएसएसआर चलता रहा और इसका विघटन हुआ कोल्ड वार के बीच में। ये कोल्ड वार अमेरिका और रशिया के बीच में जो इनडायरेक्ट वार हुआ उसे कोल्ड वार के रूप में जाना जाता है। और उस कोल्ड वार में अप्रोक्सीमेट 15 से 20 लाख लोग मारे गए। डायरेक्टली ना रशिया ने अमेरिका पर अटैक किया और ना ही अमेरिका ने रशिया पर। सो फ्रेंड्स, कोल्ड वार का रिजल्ट क्या हुआ? कोल्ड वार के रिजल्ट में जो रशिया है वो 15 भागों में टूट गया। उन 15 भागों में से एक भाग का नाम यूक्रेन और एक भाग का नाम रशिया था, और भी बहुत सारे थे। सो एस्टोनिया, लिथुआनिया और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। सो इन सारे कंट्रीज में से जो यूएसएसआर की जो सबसे ज्यादा पावर थी वो सबसे ज्यादा पावर हो गई रशिया के पास। ऑलमोस्ट 70% पावर रशिया के पास रही। यूएसएसआर के पास जो एटॉमिक पावर थी, एटॉमिक जो बम थे, अप्रोक्सीमेट 200 के राउंड फिगर, वो बम तो यूक्रेन के पास थे। लेकिन जो उसकी चाबी थी, मतलब एक पिन कोड होता है, पासवर्ड होता है, जिस पासवर्ड से परमाणु बम चलते हैं, वो पासवर्ड था क्रेमलिन। क्रेमलिन क्या है? जैसे भारत के राष्ट्र जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको हम कहते हैं व्हाइट हाउस। वैसे ही जो रशियन राष्ट्रपति का हाउस है उसका नाम है क्रेमलिन। तो उसका जो पासवर्ड था वो क्रेमलिन में था। अब आप समझे यूएसएसआर कितना इंपॉर्टेंट था, और यूएसएसआर में जितने भी कंट्रीज थे उस टाइम पे सभी की भूमिका अलग अलग हुआ करती थी वहां पर। इसको समझने के लिए बस एक ही बात काफी है कि उसके सारे के सारे परमाणु बम यूक्रेन में थे, और वो अपना स्पेस कार्यक्रम जो चलाता था वो तजाकिस्तान से चलाता था। वो रशिया अभी भी अपने सारे के सारे जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वहीं से छोड़ता है। तो ये सब 2014 तक ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि 1991 से लगा के 2014 तक, हाँ 1991 से लगा के 2014 तक वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो रशियन सपोर्टर थे, वो रशिया के समर्थन में रहते थे। लेकिन 2014 के आसपास में रूस की जनता ने विद्रोह कर दिया। उसकी जनता चाह रही थी कि वो ईयू, मतलब यूरोपीय यूनियन, उसमें शामिल हो जाए। ये सारा का सारा किया धरा अमेरिका गया। अमेरिका क्या करता है, पहले कंट्रीज को यूरोपीय यूनियन में शामिल करता है, उसके बाद उनको फिर नाटो का मेंबर बना लेता है। और रशिया पहले भी नाटो कंट्रीज से घिर चुका है, तो और नाटो कंट्रीज को अपने आसपास नहीं चाहता। सारी कंट्रीज चाहती हैं कि वो अपने आसपास सिक्योर रखें, जैसे कि अब भारत बगल में बांग्लादेश है, बगल में भूटान है, अगर ये चाइना को बिठाएंगे सर पे तो भारत को भी खलेगा।
सेम थिंग हुई, क्योंकि अमेरिका और रसिया के बीच में कभी पड़ती नहीं है, और अमेरिका नाटो कंट्रीज के बेसिस पर चाह रहा है कि उसके माध्यम से वो रसिया को घेर ले, और जो कि रसिया को किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रख के रशिया ने क्या किया, यूक्रेन से कहा कि आप एक काम करो, आप हमारे प्रोटेक्टेड बन जाओ, आर्मी लेस हो जाओ, और हम आपको पूरी की पूरी सुरक्षा देंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यूरोप में दो कंट्रीज हैं, पहला है यूक्रेन और दूसरा रसिया। दोनों के पास पेट्रोलियम पावर भरपूर है भाई, इनसे ज्यादा पेट्रोलियम पावर किसी के पास भी नहीं। और जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ये सारा भी इनके पास बहुत है। दोनों ऑयल और वनस्पति घी के बहुत बड़े उत्पादक हैं। दोनों जो अपना सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, इसके भी बहुत बड़े उत्पादक हैं। प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास गेहूं वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर से, आपको पता होगा यूरोप के सबसे बड़े कंट्रीज में से एक है, वैसे सबसे बड़ा कंट्रीज ये यूक्रेन, ठीक है। सो गाइस, ये तो इसका कुछ बैकग्राउंड रहा। 2014 में जब रसिया यूक्रेन के राष्ट्रपति बदले क्या, उनको वहां की जनता ने भगा दिया, उन्होंने भाग के शरण ले ली रूस में। फिर वहां पे एक कॉमेडियन हुआ करते थे, जैसे अपने यहाँ पे भारत में कपिल शर्मा या फिर और भी कई सारे कॉमेडियंस हैं। तो उन्हीं कैटेगरी में से एक बंदे का नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। पता नहीं उस बंदे को क्या सूझी, बंदा इलेक्शन लड़ गया। इलेक्शन लड़ तो गया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगा। वो नशेड़ी था, ड्रग्सी था, शराबी था। अब कॉमेडियंस लोग की स्टेज परफॉर्मर्स ज्यादातर होते ही इसी कैटेगरी में। तो वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की था, इलेक्शन लड़ा और जीत गया। किस्मत अच्छी थी, 70% के आसपास उसको वोट मिला। उसने जैसे जीता, वो बोला नहीं भाई हम तो यूरोपीय यूनियन में जाएंगे, नाटो में जाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम स्वरूप रसिया ने अटैक कर दिया। इसके एक निचला भाग था क्रीमिया, वहां पर अटैक करके अधिकार कर लिया, और ये ओजेब सी के पास था, मतलब ओजेब सागर के पास था। और उस ओजेब सागर तक अब डायरेक्टली पहुंच होगी रसिया की। अब उसके बेसिस पर रसिया अपनी नेवी के माध्यम से जो दूसरे नाटो कंट्री जिसके आसपास थे, उन पर बहुत अच्छे से नजर रख सकता था। शायद आप लोग एक बात भूल रहे हो कि मैं रसियन नेवी को क्यों फोकस कर रहा हूँ, कि रसिया अपनी नेवी के बेसिस पर फोकस कर सकता है। इसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी कंट्री की सबसे पावरफुल नेवी है तो वो रसिया है। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार अमेरिका दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, उससे ज्यादा पावर, परमाणु शक्ति किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो आखिर क्या कारण है कि अमेरिका रसिया पर अटैक नहीं करता है? रसिया से डरता है अमेरिका इसी वजह से कि पता नहीं रसिया की कौन सी सबमरीन, कौन सी पनडुब्बी कहां पर होगी, कहां पर नहीं होगी, पूरी कंट्री नहीं जानती। कोई भी कंट्री पूरी दुनिया में नहीं जानती कि रसिया, सिर्फ रसिया को पता है, पुतिन को पता है कि उनकी सबमरीन्स कहां कहां पे हैं। तो रसिया अपनी सबमरीन के बेसिस पर पूरी दुनिया में उड़ता फिरता है, और अमेरिका अपनी आर्मी के बेसिस पर, और इसके पास फाइटर जेट्स वगैरह भी अच्छे खासे हैं। तो आपने ये समझा कि रसिया अपने नेवी के बेसिस पर ही उड़ता फिरता है। अब रसिया और इंडिया के रिलेशंस पूरी दुनिया के बीच जग जाहिर हैं कि पूरी दुनिया में भारत के सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है रसिया। रसिया ने अपने वीटो पावर्स का भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, और बहुत बार उसने भारत के लिए ही अपनी वीटो पावर का उपयोग किया है। 2014 में जो क्रीमिया पर उसने हमला करके उस पर अपना अधिकार ले लिया। अब वहां पे दो एरियाज थे, लुहांस और डेलांस, उन पर भी अब रूस ने उनको पहले फ्री घोषित किया, बोला कि ये स्वतंत्र देश हैं। उसके बाद उन पर उन जो दो शहर थे, दो जगहें थी यूक्रेन की, उनको रूस ने पहले फ्री घोषित किया, और फिर उन दो फ्री घोषित जगहें जिनको सो कॉल्ड कंट्रीज थे रसिया के द्वारा घोषित किए गए, उन्होंने रसिया से मिलिट्री हेल्प ले ले कि आप मेरी मदद करो और यहाँ से यूक्रेन की आर्मी को बाहर करो। तो उन दोनों कंट्रीज के बेसिस पर, उन दोनों जगहों के बेसिस पर रसिया ने कहा कि नहीं अब भाई हम ठीक है मदद करेंगे, मेरा मिलिट्री ऑपरेशन है दो कंट्रीज के बीच में,
सो गाइस, इस बेसिस पर रशिया ने इस पर यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन के ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन अभी भी रशियन बोलती है और वो इनडायरेक्टली रशिया को अडॉप्ट कर लेंगे। वो मान लेंगे कि नहीं वो रशियन है, क्योंकि वो रशियन बोलते हैं, रशियन लोगों के उनके सेम कल्चर है, ट्रेडिशन है, सब कुछ वैसे ही है। तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि वो अडॉप्ट कर लेंगे। और वो सपोर्टर भी हैं, वो बार बार यूक्रेन में प्रदर्शन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन की नहीं हम रशिया में शामिल होना चाहते हैं। या फिर अगर यूक्रेन कोई भी अपना स्टेप उठाता है जो कि रशिया के अपोजिट में होता है, तो वो लोग सीधे धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि नहीं, यू हैव टू सपोर्ट रशिया। वैसे भी मेरे भाई, जल में रह के मगर से बैर नहीं करते। आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। यू नेवर चेंज योर नेबर्स। व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड दैट? The point is this, that Ukraine never changed Russia as a neighbor because he is the one of the most powerful countries in the world. And जो नाटो कंट्रीज हैं, आखिर जो रसिया है वो क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने? क्योंकि यूक्रेन जो नाटो मेंबर्स हैं उनमें दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज शामिल हैं एक्सेप्ट रसिया। अगर हम उनकी बात करें तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज में से यूएसए, यूके, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, कनाडा, यही सारे पावरफुल कंट्रीज हैं सबसे ज़्यादा। दो तीन चार कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो उन तीन चार कंट्रीज कौन है? इंडिया, चाइना और रसिया। अगर इनको छोड़ दे तो पूरी दुनिया में और कोई ऐसा पावरफुल कंट्री नहीं है जो नाटो का मेंबर ना हो। अब नाटो का मेंबर क्या होता है? जैसे हम हैं और आप हैं, और मान लो कि आप नाटो के मेंबर हैं और हम इंडिविजुअल हैं। आपका जब भी मन किया मेरे एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन अगर गलती से मैंने आपके थप्पड़ के बदले में पलट के थप्पड़ मार दिया ना, तो आप पूरे ग्रुप के साथ मिलके मुझे कूटोगे। दिस इज द नाटो। ठीक है? सो इस वीडियो में बस इतना ही, और बस हम थोड़ा सा कुछ ऐड करके कंक्लूड करते हैं इसको। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा शायद आज शाम तक इसका मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो उस पार्ट में मैं आपको बाकी सब बताऊंगा। तो ये नाटो है और जो यूक्रेन है वो इसी नाटो में शामिल होना चाह रहा था। ठीक है गाइस? सो मिलते हैं शाम को दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर कोई यूक्रेन में आपका फंसा हुआ व्यक्ति है तो उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें, और भगवान करे वो जल्दी से जल्दी सारे के सारे भारतीय यूक्रेन से सेफली भारत आ जाएं। थैंक यू।